हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल मेडिक अड्डा प्लस में। आज की जो हमारी क्लास होगी ये हीमेटोलॉजी की 4th नंबर की क्लास होगी। आज अपन इसमें पढ़ेंगे एंटी कोगुलेंट। एंटी कोगुलेंट पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछते हैं। फिर लैब टेक्नीशियन की वेरियस पोस्ट के लिए जब भी कुछ इंटरव्यूज होते हैं तो वहाँ भी एंटी कोगुलेंट अपने को बहुत काम आते हैं। और जो लोग नए जुड़े हैं उनको बता दें कि अब की बार लैब टेक्नीशियन पार्ट 2024 की जो बेसिस है हमने स्टार्ट किया है। इसमें हमें एनाटॉमी, माइक्रोबायोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, सीरोलॉजी हमने पूरा कंप्लीट करवा दिया है। साथ ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी हमने इसमें डिस्कस किया है, किस प्रकार के लैब टेक्नीशियन के वेरियस पोस्ट के लिए किस प्रकार के क्वेश्चन हमको देखने को मिलते हैं, वो सारे हमने शामिल किया गया है। तो चलिए आइए देखते हैं अपन आज हमारा जो टॉपिक होगा एंटी कोगुलेंट, इसको समझते हैं। साथ में आप काफ़ी पेन में जो चीज़ समझना है नोट डाउन कर लीजिएगा। आखिर एंटी कोगुलेंट होता क्या है? तो एंटी कोगुलेंट मुख्यतः दो चीज़ों से मिलकर बना है ना, एक एंटी और दूसरा कोगुलेंट। तो क्या होता है कि हमारा एंटी कोगुलेंट मीन्स एंटी और कोगुलेंट मतलब दो चीज़ों से मिलकर बना है। एंटी का मतलब होता है अगेन, मतलब किसी चीज़ को रोकना, और यहाँ पर क्या है क्लॉट, मतलब कि क्लॉट को रोकना ही एंटी कोगुलेंट का काम है। अब एंटी कोगुलेंट होते क्या हैं? तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एंटी कोगुलेंट होता है एक प्रकार का केमिकल। क्या होते हैं एंटी कोगुलेंट? एक प्रकार का केमिकल जो आपके ब्लड को प्रिजर्व करते हैं, है ना, क्लॉट होने से रोकते हैं, लंबे समय तक उसकी जो टाइम ड्यूरेशन है वो बढ़ा देते हैं। ब्लड एक समय के बाद क्लॉट जरूर हो जाता है, पर उसकी जो क्लॉट का जो टाइम है उसको ये बढ़ा दे रहे हैं तथा ब्लड को प्रिजर्व कर रहा है। मतलब ब्लड की जो संरचनाएं हैं वो संरचनाओं में ब्लड हम पर रखा है। तो जब ऐसे कंडीशन में ब्लड हमारे पास रखा है तो अपन विभिन्न प्रकार के इसमें टेस्ट लगा सकते हैं। साथ ही ब्लड बैंकिंग में जो हमारा ब्लड रखा हुआ है तो वो लॉन्ग टाइम तक रखा जा सकता है, ताकि अगले जब भी किसी को ब्लड की ज़रूरत हो अपन वहाँ से निकाल के उनको ब्लड दे सके। तो यहीं पर एंटी कोगुलेंट का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है वो चालू हो जाता है। अब देखिए यूज़ क्या क्या होगा एंटी कोगुलेंट का, ना। अब एंटी कोगुलेंट की यूज़ की हम बात करें तो क्या होगा, एंटी कोगुलेंट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ द बूट। अब यहाँ देखिए बोथ मतलब दोनों के लिए, मेडिकल के लिए भी और पैरामेडिकल सेंटर के लिए भी यह क्या है, बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, एंटी कोगुलेंट प्ले इन द वाइटल रोल इन द परफॉर्मिंग द टेस्ट। अब देखिए कुछ प्रकार के हमको टेस्ट लगाने हैं, है ना, सीबीसी का टेस्ट लगाना है तो अपने को एंटी कोगुलेंट की ज़रूरत पड़ेगी है। तो इस प्रकार से यहाँ पर एंटी कोगुलेंट का जो रोल है वो टेस्ट के लिए भी किया जाता है। उसके बाद टू सेव द सेलुलर एलिमेंट। अब सेलुलर एलिमेंट आपके ब्लड में जो आरबीसी है उनके जो सेल है उनको ठीक ठाक रखना है, किसका काम है, एंटी कोगुलेंट का, ठीक है। साथ ही इसमें जो एलिमेंट है बायोलॉजिकल स्पेसिमेन, है ना, उसको भी क्या है वो वी आर नीड कोगुलेट, मतलब उसको भी वो प्रिजर्व करके रखे, उसको क्लॉट होने से रोके। तो यही क्या है हमारे एंटी कोगुलेंट। ये तो जो सामान्य भाषा में इसकी परिभाषा थी। अब जहाँ से क्वेश्चंस इनके बनते हैं वो अपन देखेंगे। तो पहले टाइप समझते हैं कि एंटी कोगुलेंट के कितने टाइप हो सकते हैं, जिससे आप क्या है जो पैथोलॉजी में आप यूज़ करते हैं, जो बॉटल होते हैं ना हमारे पास, वो जो है उनके बारे में अपन बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर कितने प्रकार के दिए हैं। पहला तो ईडीटी है। ईडीटी क्या है, एथिलीन डाई टेट्रा एसिटिक एसिड, इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा हेपेरिन, तीसरा सोडियम फ्लोराइड, चौथा सोडियम साइट्रेट, डबल ऑक्सलेट, है ना। ये क्या हो गई आपकी जो आप पैथोलॉजी में जनरलता यूज़ करते हैं, किसके लिए, टेस्ट लगाने के लिए। अब पाँचवें तक देखिए, अब छठवें में का क्या काम है, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, ये जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ये जो है ब्लड बैंक में हमको काम आते हैं। ब्लड बैंक में इनके सहारे से अपन क्या है ब्लड को जब प्रिजर्व करके रख सकते हैं। किसी व्यक्ति को अपने को 14 दिन में ब्लड देना है, 10 दिन में देना है, तो वहाँ से निकाल के अपन दे सकते हैं। तो यहाँ पर एसीडी, सीपीडी, सीपीडीए, तो यहाँ से क्या है इनके फुल फॉर्म से नाम पूछ लेता है कि इन फुल फॉर्म में ए का क्या फुल फॉर्म है ना, नाम पूछ लेगा, या पी का क्या है। तो यहाँ से ऐसा क्वेश्चन बनते हैं जो कि अपन आगे देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर अब देखिए जो सबसे पहला नंबर का जो एंटी कोगुलेंट हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये क्या है, ईडीटी, मतलब एथिलीन डाई टेट्रा एसिटिक एसिड। सबको मालूम होता है इसका फुल फॉर्म भी, काम भी मालूम होता है कि हम सीबीसी के लिए लगा लेते हैं। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि जो ईडीटी है वो किस लिए लगाते हैं, है ना। यहाँ पर पूछेगा कि जो ईडीटी है उसका ब्लड का रेशो कितना है, आपका ब्लड और ईडीटी का रेशो कितना है। मतलब आपका जो एक
4 ml की जो ट्यूब है उसमें कितना एंटीकोगुलेंट जो ईडीटी है वो मौजूद होता है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन है यहाँ से हमको बनते हैं। तो वहाँ पर अगर ये 4 ml की जो हमारी बॉटल्स है छोटी वाली, उसमें जो अपन बात करेंगे तो 1.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जो आपका जो एंटीकोगुलेंट है वो अपन इसमें यूज़ करेंगे। कितना? एक बॉटल आपकी ईडीटी में 1.5 मिलीग्राम एंटीकोगुलेंट अपन उसमें यूज़ करते हैं। इतनी बात आपको याद रखना चाहिए। साथ में जो लोग लैब में काम नहीं करते, वहाँ पर अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि जो वायल होती है आपकी एंटीकोगुलेंट वाली ईडीटी वाली, उसका कलर कैसा होता है, तो उसका जो कलर होता है वहाँ पर अपने को बताना है कि इसका कलर जो होता है पर्पल कलर का यहाँ पर होता है। इतनी बातें आपको यहाँ पर ध्यान देनी है। ओके, अब देखिए डाई सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट ऑफ द ईडीटी ऑफ द कॉमनली यूज। अब देखिए जनरल तो आपको मालूम है कि सीबीसी के लिए अपन ईडीटी का यूज़ करते हैं, पर कहाँ कहाँ इसका हो सकता है, तो यहाँ पर एस्टिमेशन करना है आपको एचबी का। ओके, एचबी का टेस्ट आपको करना है, हीमेटोक्रिट करना है, कंप्लीट ब्लड काउंट करना है ना, सीबीसी अपने को करना है, मेकिंग ब्लड स्मेयर आपको बनाना है, सिक्लिन का जो टेस्ट करना है, रेटिकुलोसाइट काउंट देखना है, HbA1c देखना है, हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस देखना है। यहाँ पर जो है आपका ईडीटी आपका काम करता है। ईडीटी कैसे काम करता है? ईडीटी 4th नंबर का जो क्लॉटिंग फैक्टर है कैल्शियम, उसको बाइंड कर देता है, जिसके कारण जो ब्लड है हमारा क्लॉट नहीं होता। दूसरी बात, एक जो वायल है हमारी उसमें 1.5 मिलीग्राम जो है एंटीकोगुलेंट ईडीटी वो यूज़ किया जाता है। अब आगे अपन देखेंगे कि इसमें हेपेरिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हेपेरिन आपके हमारे शरीर के अंदर ब्लड को क्लॉट होने नहीं देता, जिसके कारण जो ब्लड है हमारी नसों से हमारे वेन से बहते रहते हैं। तो इसको अब क्या कह सकते हैं कि जो हमारा हेपेरिन है नेचुरल एंटीकोगुलेंट भी अपन बोल सकते हैं। किसको? हेपेरिन को। अब हेपेरिन कैसे काम करता है? तो हेपेरिन काम करता है 3रा नंबर का जो क्लॉटिंग फैक्टर है एंटीथ्रोम्बिन, उसको क्या है उसमें अपन ये काम करता है। अब उसके साथ ये किस में और काम करेगा? तो ये 6वें, 5वें, 7वें और 8वें नंबर के जो क्लॉटिंग फैक्टर है उसमें भी काम करता है। अब देखिए 8वां नंबर का जो क्लॉटिंग फैक्टर है, प्रीवियस ईयर में बताए थे कि 8वें नंबर का क्लॉटिंग फैक्टर अगर काम नहीं करेगा तो क्या होगा? हीमोफीलिया बी जो होता है, अगर 8वें नंबर का जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो काम नहीं करता, और हीमोफीलिया बी को क्या कहते हैं? कई बार एग्जाम में पूछता है कि इसको रॉयल डिसीज कहते हैं। रॉयल डिसीज इसीलिए कहते हैं क्योंकि यह महारानी विक्टोरिया को एक बार ब्रिटेन में हो गया था, तो वहीं से हीमोफीलिया बी को रॉयल डिसीज के नाम से जाना जाता है। क्यों होता है? जब 8वें नंबर का जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो अपना काम नहीं करता। अब देखिए आप जो आपकी जो 1 ml है उसमें आप कितना हेपेरिन जो यूज़ करेंगे, तो उसमें 15 से 20 है ना, 15 से 20 इंटरनेशनल यूनिट जो है आप इसमें यूज़ करेंगे। आगे यहाँ पर क्या दिया है आप देखिए। अब जो आप ईडीटी की पहचान कैसे करेंगे आपकी, मतलब कि आपकी हेपेरिन की पहचान होगी आपकी जो ग्रीन कलर की इसमें कैप आपको इसमें वैक्यूम ट्यूनर में इसकी ग्रीन कलर की कैप आपको देखने को मिलेगी। इतनी बातें यहाँ पर याद रखना है। अब देखिए बात आती है कि जो हेपेरिन का ट्यूब है आपका कहाँ कहाँ आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, मतलब हेपेरिन को अपन कौन कौन से टेस्ट के लिए परफॉर्म कर सकते हैं। तो पहला दिया है ऑस्मोटिक फ्रेजालिटी। ऑस्मोटिक फ्रेजालिटी मतलब कि जो सेल्स हैं थैलेसीमिया में देखा जाता है कि इसकी जो सेल की जो साइज़ तो नहीं बढ़ रही, साल्ट तो नहीं आ रहा है, पानी तो नहीं भर रहा है। उसके बाद एली सेल की प्रिपरेशन में, एली सेल क्या होता है? एक प्रकार का न्यूट्रोफिल की जब साइज बढ़ जाती है तो उसको एली सेल कहते हैं। उसके बाद रेड सेल एंजाइम है ना कि स्टेडी कहते हैं, जैसे G6PD क्या है? ये एक आरबीसी के टूटने का वक्त बताते हैं कि एक जो आरबीसी है डिस्ट्रॉय कब हो। पर काम कहाँ पर आएगी? इम्यूनो फेनोटाइप कर सकते हैं, लेवल भी इसमें अपन देख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें सोडियम हेपेरिन में क्या होगा? अमोनियम लेवल भी अपन इसमें देख सकते हैं, अमोनियम लिथमस हेपेरिन की अपन इसमें भी देख सकते हैं। अब आगे जो अपना एंटीकोगुलेंट है, एंटीकोगुलेंट का नाम यहाँ पर होगा सोडियम फ्लोराइड। सोडियम फ्लोराइड जो लोग नए हैं उनको बता दें, जो लोग सोडियम फ्लोराइड के बारे में नहीं जानते, सोडियम फ्लोराइड नॉर्मलतः ग्लूकोज का एक्सटिमेशन के लिए किया जाता है। जिनको ब्लड शुगर होता है उनका जो ब्लड है अपन किस में लेते हैं? सोडियम फ्लोराइड में। जनरली लेबों में क्या है, प्लेन वायल में भी लेते हैं, एडीटी में भी ले सकते हैं, पर इसका जो है शुगर का जो टेस्ट लगाने के लिए सोडियम फ्लोराइड में लेना जरूरी है। देखिए आगे इसमें क्या है देखते हैं
क्योंकि देखिए एक्शन कैसे करता है, ये काम कैसे करता है ना। तो ये जो कॉम्प्लेक्स बनाता है कैल्शियम का 2+, ये जब 2+ कैल्शियम का जो वो बनाता है कोगुलेंट होने से रोकता है। क्यों? क्योंकि इसमें सोडियम फ्लोराइड है। सोडियम फ्लोराइड है तो इसमें क्या होगा, कि ग्लाइकोलाइसिस जो एंजाइम है वो इसमें पाया जाता है, कि इसमें सोडियम फ्लोराइड में, जिसको आप एनोलेस एंजाइम भी कहते हैं। एग्जाम में आता है कि विच एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट इन द एनोलेस एंजाइम। तो यहाँ पर आपको बताना है कि एनोलेस एंजाइम जो हमारा है वो कहाँ मौजूद है, सोडियम फ्लोराइड में ये मौजूद है। आप ये मौजूद है तो क्या काम करेगा, यहाँ मौजूद है तो ब्रेक डाउन करने से रोकेगा। किसको करेगा, ब्रेक डाउन होने से रोकेगा, ये जो ब्लड के मॉलिक्यूल्स हैं, ब्लड में मौजूद जो अपने शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं उनको ब्रेक डाउन होने से रोकता है। कौन, अपना सोडियम फ्लोराइड। क्यों? क्योंकि इसमें एनोलेस एंजाइम है। इतनी जो बातें हैं इसमें अपने को ध्यान रखनी चाहिए। अब देखिए कितना होना चाहिए, अगर आपकी 1 ml ब्लड की बात की जाए तो इसका 2 मिलीग्राम है ना हमारे 1 ml ब्लड में होनी चाहिए। बात की जाए कलर की तो ग्रे कलर का इसका टॉप अपने को मौजूद होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है 2 चीज़ में अपन इसको करते हैं, एक तो जीजीटी में कर लेंगे और एक ग्लूकोज एक्सटीमेशन में भी। अब अगला जो इसमें है सोडियम साइट्रेट, हाँ वही सोडियम साइट्रेट जिसमें आप क्लॉटिंग PTINR लगाते हैं, वही सोडियम साइट्रेट की बात हो रही है। तो ये जो सोडियम साइट्रेट है ये कैसे मोड ऑफ एक्शन करता है, तो ये जो आयनाइज कैल्शियम होता है, कैल्शियम कितने नंबर का, 4th नंबर का क्लॉटिंग फैक्टर है, जो आयनाइज कैल्शियम को अनआयनाइज कैल्शियम में बदल देता है, जिसके कारण जो ब्लड है वो क्लॉट नहीं होता। कई बार सवाल मन में आते हैं कि एक ही एंटीकोगुलेंट का यूज़ अपन क्यों नहीं कर सकते। हाँ, ये सवाल आना जरूरी है। एक ही एंटीकोगुलेंट का यूज़ अपन इसलिए नहीं कहते क्योंकि अलग अलग एंटीकोगुलेंट का अलग अलग काम है। किसमें कुछ जो कैल्शियम को बाइंड कर रहा है, कोई 4th नंबर के बाइंड कर रहा है, कोई 8 नंबर का बाइंड कर रहा है, तो इसकी तो बाइंडिंग कैपेसिटी है अलग अलग है। साथ में ब्लड का जो थिनर है, थिकनेस है, वो अलग अलग इसमें करते हैं। इसीलिए अपन जो है अलग अलग प्रकार के एंटीकोगुलेंट का यूज़ करते हैं। अब देखिए ये जो आपका है, इस क्यों करेंगे, कोगुलेशन स्टडी में तो आप कर ही रहे हैं, PTINR कर रहे हैं, किससे, सोडियम साइट्रेट से। और एक रेड, साथ ही एक जो ब्लैक कलर का आता है उसमें आप ESR करते हैं। ESR कैसे, बाय वेस्टर्न ग्रीन मेथड के द्वारा। अब देखिए यहाँ पर जो बात की जाए कि जो आपका EDT है वो कितना, जब आप कोगुलेशन के लिए यूज़ कर देंगे PTINR के लिए, जो एंटीकोगुलेंट का रेशो कितना होगा, तो यहाँ पर दिया गया है कि एंटीकोगुलेंट का जो रेशो कितना होगा, यहाँ पर एंटीकोगुलेंट कितना होगा, 1 और 19 का क्या मतलब होता है, यहाँ पर 1 जो % होगा वो आपका एंटीकोगुलेंट होगा और जो 9% होगा वो आपका क्या होगा, इसमें ब्लड होगा, है ना। तो इस कोगुलेशन स्टडी के लिए अपन करते हैं। और यहाँ पर जो आपका ESR के लिए अपन कर रहे हैं, तो ESR वाले करने के लिए ESR वाले के लिए क्या होगा, ESR वाले के लिए एक जो है कोगुलेशन होगा 1% और 4% जो इसका होगा ये ब्लड होगा। साथ में इसकी ब्लड, ये कलर के बारे में तो आपको मालूम है, ब्लू कलर का इसका जो कैप होता है। आगे इसमें देखेंगे, हाँ जो ESR वाला देखिए यहाँ पर ब्लैक कलर का जो टॉप होता है, तो एग्जाम में आता है कि ब्लैक कलर टॉप एंटीकोगुलेंट यूज इन विच टेस्ट, तो आपको बताना है कि ESR के लिए, तो इसमें ESR के लिए कितना है, तो 1.4 रेशो में चलेगा। ओके, 1% एंटीकोगुलेंट तो 4 भाग उसका क्या होगा, ब्लड का। अब यहाँ तक तो जो थी, जो अपन जनरली यूज़ करते हैं। अब आगे अपन देखेंगे कि जो यूज़ अपन ब्लड बैंक में कर रहे हैं। अब ब्लड बैंक में यूज़ करने वाले या नॉर्मल यूज़ करने वाले, इनमें क्या अंतर है, देखिए ब्लड बैंक में जो आप यूज़ कर रहे हैं उसका जो मतलब होगा कि इसको अपन लंबे समय तक यूज़ कर रहे हैं, और जो टेस्ट के लिए अपन यूज़ कर रहे हैं जैसे EDT, फ्लोराइड, ये 3 से 4 दिन के लिए अपन यूज़ करते हैं। पर ब्लड बैंक में ऐसा नहीं होता। ब्लड बैंक में 30 दिन, 24 दिन, 34 दिन तक अपन यूज़ करते हैं। तो उसके बारे में दिया है ब्लड बैंक में यूज़ होने वाला ACD। अब ACD क्या है, पहले यूज़ होता था, अब अब CPD आ गया, तो उतना उसका यूज़ नहीं होता, पर अपने को जानकारी तो हो ना। तो एग्ज़ाम में आता है कि ACD का फुल फॉर्म क्या है, तो अपने को बताना है एसिड साइट्रेट डेक्सट्रोज। अब यहाँ पर एसिड साइट्रेट क्या काम करेगा, डेक्सट्रोज क्या काम करेगा। देखिए यहाँ पर जो आपका साइट्रेट है वो क्या काम करेगा, वो कैल्शियम को बाइंड करेगा। कैल्शियम क्या है, 4th नंबर का क्लॉटिंग फैक्टर है। उसके बाद जो डेक्सट्रोज है,
डेक्सट्रोज क्या काम करेगा, डेक्सट्रोज हमारे जो ब्लड कंपोनेंट को शुगर देगा, न्यूट्रिशन देगा, ताकि जो हमारे सेल्स है ब्लड के अंदर आरबीसी डब्ल्यूबीसी लंबे समय तक रहे। अब देखिए बात आती है 100 ml ब्लड में, मतलब 100 ml ब्लड में कितना आप यूज़ करेंगे एसीडी। तो यहाँ पर एसीडी 15 ml अपन यूज़ करेंगे, किस में, 100 ml में। बात की जाए अगर वहाँ 50 ml पूछता है कि 50 ml ब्लड में कितना आप एसीडी यूज़ करेंगे, तो 50 में कितना अपन 7 इसमें यूज़ करेंगे, ठीक है। वही बात अगर आती है कि 1 यूनिट ब्लड में आप कितना यूज़ करेंगे, है ना, तो वहाँ पर अपने को बताना है कि 350 अगर यहाँ पर दिया है तो 52 और 52.5 और 450 दिया है तो 67.5, ये सब चीज़ अपने को याद रखना है। साथ ही एसीडी का जो लाइफ स्पेन है कितना होता है, 21 डेज तक ये जो ब्लड है वो इसमें सेफ रहता है। इसमें ये अगर इससे 21 से 22 डेज होता है तो जो ब्लड है अपना ख़राब हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपने को इसमें याद रखनी है चीज़ें। उसके बाद जो अगला एंटीकोगुलेंट है, अगला एंटीकोगुलेंट कौन सा, सीपीडी। सीपीडी यूज़ होता है। सीपीडी का क्या काम है, फुल फॉर्म साइट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज। अब इसमें जो साइट्रेट है क्या काम करेगा, तो साइट्रेट अभी हमने बताया कि कैल्शियम को बाइंड करेगा। अब इसमें नई चीज़ क्या जुड़ी है, फास्फेट। तो फास्फेट का अपने को मालूम होना चाहिए। फास्फेट क्या काम करेगा, फास्फेट एक बफर की तरह एक्ट करेगा। मतलब बफर क्या काम करता है, किसी चीज़ के जो पीएच है उसको ये क्या काम करता है, संतुलित बना के रखता है। अब ब्लड का कितना पीएच है आप कमेंट्स बॉक्स में हमको बताएं। अब देखिए डेक्सट्रोज, हमने आपको बताया कि डेक्सट्रोज क्या काम करेगा, ये शुगर को कंट्रोल करेगा, मतलब न्यूट्रिशन देगा, हमारे जो कंपोनेंट है ब्लड के उसको न्यूट्रिशन प्रदान करेगा, है ना, शुगर देगा, ताकि वो क्या है हम लॉन्ग समय तक रह सके। अब बात आती है तो जैसे कि सीपीडी में भी 100 ग्राम ब्लड है तो 14 जो ml, ये 100 ml जो ब्लड है तो इसमें 14 जो ml है ये अपन एंटीकोगुलेंट यूज़ करेंगे, ओके। वहीं 350 ml बात आ जाती है तो ये आप इसका मल्टीप्लिकेशन आप करते जाइएगा, मतलब 100 में 14 तो 200 में कितना अपना 28, तो 350 में कितना हो जाएगा 49, ऐसा इसमें यूज़ करेंगे आप। कितना 450 की बात आती है तो 63 ml एंटीकोगुलेंट और 450 ml इसमें ब्लड। बात कीजिए 28 दिन इसका भी लाइफ स्पेन रहेगा, ये बात होती है। आप ये देखिए यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ था कि सीपीडीए में ए का क्या फुल फॉर्म है। सीपीडीए में एग्ज़ाम में आया था ग्रुप 5 2022 में कि सीपीडीए में ए का क्या फुल फॉर्म है। तो सीपीडीए में ए का क्या फुल फॉर्म है, ए का फुल फॉर्म है एडेनिन। तो आपको एडेनिन याद नहीं करना है, आपको सारी चीज़ याद करना है। तो सीपीडीए देखिए साइट्रेट, सब में ही साइट्रेट है, जहाँ जहाँ सी आया है ना, पी आया है तो फॉस्फेट, डी आया है तो डेक्सट्रोज, आप यहाँ पर एडेनिन। तो अभी हमने आपको बताया कि साइट्रेट क्या काम करेगा, साइट्रेट कैल्शियम को बाइंड करेगा। फास्फेट क्या काम करेगा, पीएच को कंट्रोल करेगा, बफर की तरह एक्ट करेगा। डेक्सट्रोज क्या काम करेगा, ब्लड को न्यूट्रिशन देगा, शुगर देगा, है ना। एडेनिन क्या काम करेगा, एडेनिन नई बात है, तो एडेनिन क्या संश्लेषण करेगा, है ना। यहाँ पर आगे देखते हैं, सिंथेसाइज करेगा। अब यहाँ पर आपने देखा साइट्रेट क्या काम किया, ब्लड को बाइंड किया, है ना, कैल्शियम से। फास्फेट क्या काम किया, बफर की तरह एक्ट किया, है ना। डेक्सट्रोज क्या काम किया, शुगर की तरह एक्ट किया, मतलब शुगर प्रदान किया हमारे ब्लड के कंपोनेंट को। उसी प्रकार से यहाँ पर एडेनिन जो है ये सिंथेसाइज करेगा एटीपी का सिंथेसाइज करेगा और ब्लड को जो है लंबे समय तक ऊर्जा देने का काम कौन करेगा, आपका एडेनिन। तो यहाँ पर आता है। और देखिए बात की जाए उसी प्रकार से 100 ml ब्लड है आपका, तो वहाँ पर 14 ml जो है आपका एंटीकोगुलेंट आपका यूज़ होगा, क्या, सीपीडीए। तो यही जो बातें हैं इसमें एंटीकोगुलेंट में इसमें दिया गया था। और इसकी लाइफ स्पेन उसमें 24 था तो इसमें 35 दिन हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट, सीपीडीए का जो लाइफ स्पेन कितना होता है ब्लड बैंकिंग में यूज़ करने वाले का, ये होता है 35 दिन। तो यहाँ से क्वेश्चन अपने को बनता है। अब एक और है यहाँ पर क्या है, सीपीडीए के साथ एक चीज़ जुड़ गई, क्या, सैगम। अब सैगम जुड़ गए तो ये यूज़ तो किया जाता है पर थोड़ा इसका जो रेट है वो जनरली ज़्यादा होता है। अब इसमें देखिए सैगम जो होता है तो इसका जो ब्लड है, देखिए यहाँ पर जो दिया गया है साइट्रेट का फुल फॉर्म आपको मालूम है ना। साइट्रेट क्या काम करेगा, फॉस्फेट क्या काम करेगा, डेक्सट्रोज, एडेनिन, सेगमेंट। साइट्रेट आपके कैल्शियम को बाइंड करेगा, फॉस्फेट पीएच कंट्रोल करेगा, ये शुगर देगा, ये एटीपी का सिंथेसाइज करेगा ना। अब सैगम जो है ये एक और एडवांस चीज़ है हमारी,
तो यहाँ पर ये सब चीज़ लिखा हुआ है, सिंथेसाइज करेगा। अब बात आती है तो कितना अपन यूज़ करेंगे, तो नॉर्मल 100 ml में 14 ml हर एंटीकोगुलेंट में आपको देखने को मिलेगा, है ना। और यहीं पर 350 में 49 ml यहाँ पर शब्द आपको देखने को मिलेगा। अपने सैगम अपने को डाल दिए, सैगम कितना होगा इसमें 80 ml होगा, क्या सैगम। अब देखिए सैगम का कई बार फुल फॉर्म पूछता है कि सैगम आखिर है क्या, तो सैगम आपका क्या है, सॉर्बिटॉल एडेनिन शुगर मैनिटॉल, क्या है ये सैगम का फुल फॉर्म है। एग्जाम में कई बार आता है कि सैगम क्या है, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अब एक्सटेंड ऑफ द स्टोर ऑफ द आरबीसी को ये काम करेगा, मतलब जो आरबीसी आपको लॉन्ग समय तक इसको स्टोर करेगा। साथ में लोअर ऑफ द विजुअलिटी ऑफ द पैक रेड सेल को इसको ट्रांसफ्यूजन में मदद करेगा। और देखिए इसकी लाइफ स्पेन कितनी हो गई, पहले वाले का 24 था, दूसरे वाले का 35 हुआ, और तीसरे वाले का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा CPDA साथ में उसमें सैगम जुड़ा, तो ये 42 दिन तक जो है ब्लड का प्रिजर्वेशन करता है। तो इतनी जो बातें थी हमारी एंटीकोगुलेंट से जुड़ी हुई थी। तो आपको अगर चैनल पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और हमारे साथ बन